नमस्कार बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 19 मई के महत्वपूर्ण समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मिन्स्क समझौते का सबसे अच्छा वर्णन है। यानी कि अगर आप मिन्स्क समझौते के बारे में जानते हैं तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर जान सकते हैं। आइए समझते हैं ये मिन्स्क समझौता क्या है। अप्रैल 2014 में यूक्रेन के द्वारा अपने ही देश के दक्षिण पूर्व के इलाके में एक सैनिक अभियान शुरू किया गया, जिससे वहां पर डोनबास नामक जगह पर बहुत भारी हिंसा शुरू हो गई। और यहाँ पर इस हिंसा को रूस के द्वारा भी समर्थन मिल रहा था। इस एरिया में बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे, बहुत ही हेवी यहाँ पर फायरिंग हो रही थी। और इसी को देखते हुए एक शांति समझौता किया गया यूक्रेन, रूस और वहाँ पर लड़ रहे स्थानीय लोगों के बीच में। इसे ही हम मिन्स्क समझौता कहते हैं, जो कि सितंबर 2014 में हुआ था। और इसका नवीनीकरण, जिसे हम मिन्स्क 2 के नाम से जानते हैं, वो फरवरी 2015 में हुआ। इसमें युद्ध विराम, संपर्क लाइन से भारी हथियारों की वापसी, कैदियों की अदला बदली और डोनबास में स्थानीय चुनाव जैसे उपायों की परिकल्पना की गई थी। यानी कि ये जो मिन्स्क समझौता है वो डोनबास में शांति लाने के लिए किया गया था। इसमें यूक्रेन, रूस और वहाँ के जो स्थानीय लड़ाके थे उनका ग्रुप था और इनके बीच में एक समझौता हुआ था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये मिन्स्क शांति समझौता क्या है और किसके बीच में हुआ होगा। और अगर आप ऑप्शन को देखोगे तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो यही कह रहा है कि यह पूर्वी यूक्रेन में संघर्ष के समाधान के लिए यूक्रेन और रूस के बीच एक समझौता है, और यही उसका आंसर होगा। तो अभी ये बहुत ही चर्चा में है और आपको याद रखना है कि मिन्स्क समझौता किन देशों के बीच में हुआ था, इसकी भी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दी है। और आपको ये भी याद रखना है कि ये समझौता किस वर्ष हुआ था और किस रीजन में लड़ाई के कारण इसे अपनाया गया था दोनों देशों के बीच में। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सुमेलित है। और यहाँ पर कुछ जल डब्रू मध्य के नाम दिए गए हैं, यानी कि स्ट्रेट के नाम दिए गए हैं। और यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित है, यानी कि सही तरीके से एक दूसरे से मिला हुआ है। तो आइए एक एक करके सबकी चर्चा कर लेते हैं। और यहाँ पर पहला जो नाम है वो है केर्च जल डमरू मध्य, यानी कि केर्च स्ट्रेट के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। और उसके सामने लिखा हुआ है अजोव सागर के साथ काला सागर। आप सभी जानते होंगे जल डमरू मध्य किसे कहते हैं, यानी कि स्ट्रेट किसे कहते हैं। जल डमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट का मतलब होता है एक ऐसी पतली धारा जो कि दो बड़े जल धाराओं के बीच में बहती है और उन दोनों को मिलाती है। इसे ही हम जल डमरू मध्य कहते हैं। यहाँ पर नाम लिया गया है केर्च का। और आइए समझते हैं मैप के आधार पर इसे। यहाँ पर जो पहला मैप है वहाँ पर आप देखोगे कि ये जो स्ट्रेट है इसे हम केर्च स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। और ये जो है ब्लैक सी और सी ऑफ एजोव के बीच में है, यानी कि इन दोनों जो बड़े जल क्षेत्र हैं उनको ये मिलाता है। और यहाँ पर दिया गया है अजोव सागर के साथ काला सागर, यानी कि ये सुमेलित है, ये सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे जल डमरू मध्य को। और दूसरा जल डमरू मध्य है मेसिना जल डमरू मध्य। और यहाँ पर इसके सामने लिखा हुआ है आयोनियन सागर के साथ तिरहेनियन सागर। आइए देख लेते हैं मैप में कि आखिर ये मेसिना जल डमरू मध्य कहाँ है। अगर हम मैप नंबर 2 को देखेंगे तो यहाँ पर स्ट्रेट है मेसिना स्ट्रेट। और यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर आयोनियन सी है और जो दूसरा सी है जिसे वो मिलाता है वो है टायरेनियन सी। तो यहाँ पर ये जो कहा गया है कि ये आयोनियन सागर के साथ तिहरेनियन सागर को मिलाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। यानी कि आपका जो कथन 2 था वो भी सही सुमेलित है। आइए देख लेते हैं तीसरे नंबर को। और तीसरे में है डोवर जल डमरू मध्य। और यहाँ पर इसके सामने लिखा हुआ है इंग्लिश चैनल के साथ उत्तरी सागर को। तो आइए मैप में देख लेते हैं। और यहाँ पर मैप नंबर 3 है, उसमें आप देखोगे स्ट्रेट ऑफ डोवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रेट। और ये स्ट्रेट इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से मिलाता है। तो यहाँ पर ये सारे फिगर्स में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये स्ट्रेट किन किन सी को जो है जोड़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें
तो यहाँ पर तीनों के तीनों जो कथन है वो सुमेलित है, यानी कि अपने सामने वाले दिए कथन से मिलते हैं। और इसी के आधार पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2 और 3। तो तीनों के तीनों सुमेलित हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में आता रहता है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि सीसीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और हमें यह बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो पहले देख लेते हैं दोनों कथनों को और देख लेते हैं कौन से कथन सही हैं या गलत हैं। पहला कथन है, आयोग के पास यह जांच करने के लिए स्वतः संज्ञान शक्ति है कि क्या किसी प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौता या उद्यमों द्वारा प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग के कारण प्रतिस्पर्धा पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है या पड़ने की संभावना है। तो यहाँ पर नाम ही बता रहा है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। इसका काम है यह सुनिश्चित करना कि मार्केट में कोई भी ऐसा काम नहीं हो जिससे किसी एक उद्योग में किसी एक कंपनी का मोनोपोली बन जाए। वो कोई ऐसा काम ना करे जिससे जो दूसरी कंपनियां हैं उन पर गलत प्रभाव पड़े और प्रतिस्पर्धा में भी रुकावट हो। और यहाँ पर जो बात कही गई कि यह स्वतः संज्ञान शक्ति इसके पास है, ये बात भी सही है। अगर किसी ने कंप्लेन नहीं भी किया है और अगर सीसीआई को यह पता चल जाता है कि कोई ऐसा काम हो रहा है मार्केट में जिससे कि प्रतिस्पर्धा विरोधी माहौल बन रहा है, तो यहाँ पर आयोग स्वतः संज्ञान ले सकता है, उसकी जांच करा सकता है और अगर कोई गलती पाई गई तो आपको दंड भी दे सकता है। यानी कि यहाँ पर पहला कथन सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। और दूसरा कथन है, यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है यानी कि क्वासी जुडिशियल बॉडी है। तो ये बात सही है कि प्रतिस्पर्धा आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय है। आप सभी जानते हैं कि जो क्वासी जुडिशियल बॉडी होती हैं यानी कि अर्ध न्यायिक निकाय होते हैं, उन्हें जो है किसी खास काम के लिए बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वो भी एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। यहाँ पर इनकम टैक्स एपलेट ट्राइब्यूनल, वो भी एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। रेलवे क्लेम ट्राइब्यूनल्स, वो भी एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। तो इन सभी के नाम के साथ आप सीसीआई को भी जोड़ सकते हैं, ये भी एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। तो क्वासी जुडिशियल बॉडी कोर्ट के ही तरह होते हैं, लेकिन इनका जो पावर है, जो इनकी शक्ति है, वो सीमित होती है। वो किसी एक क्षेत्र में ही काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्रतिस्पर्धा आयोग का नाम लिया गया, तो प्रतिस्पर्धा आयोग सिर्फ और सिर्फ इन्हीं मामलों की जांच करेगा, उस पर फैसले लेगा। ये जो है पर्यावरण से जुड़े हुए मामलों पर सुनवाई नहीं करेगा। ये कोई दीवानी और फौजदारी जो मुकदमे होते हैं उन पर कोई सुनवाई नहीं करेगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो क्वासी जुडिशियल बॉडी है यानी कि अर्ध न्यायिक निकाय, ये किसी खास मकसद से बनाई जाती हैं, किसी खास क्षेत्र के लिए बनाई जाती हैं। इनके पास कोर्ट की तरह ही पावर होता है जांच करने का और आदेश देने का, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग लॉ यानी कि सरकार के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उसके आधार पर ही अपना फैसला लेता है। तो याद रखिएगा कि सीसीआई भी एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, अर्ध न्यायिक निकाय है। तो यहाँ पर कथन 2 भी सही हो जाता है, यानी कि दोनों के दोनों कथन सही हैं। और इसी वजह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि दोनों, क्योंकि आपको यहां पर बताना था कि इन कथनों में कौन सा सही है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है, सूचना का अधिकार अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। ध्यान रखिएगा, यहां पर पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है। और आइए देख लेते हैं दोनों कथनों को। यहां पर पहला कथन है, सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक को सूचना का अनुरोध करने के लिए कोई कारण या अन्य व्यक्तिगत विवरण बताने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पर ये कथन बिल्कुल सही है। जब भी आप कोई सूचना चाहते हैं सरकार से, जब भी आप कोई सूचना मांगते हैं सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत, तो यहाँ पर आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों आप उस सूचना को मांग रहे हैं, या फिर आप अपना व्यक्तिगत विवरण दें तभी जाकर सरकार आपको यह सूचना देगी, ये भी कोई जरूरी नहीं है। अगर आप इस देश के नागरिक हैं और आपको किसी सूचना की जानकारी लेना है
तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं और सरकार के द्वारा आपको वो सूचना दी जाएगी। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि सूचना के अधिकार के लिए आवेदन करने पर आपको कोई कारण या अन्य व्यक्तिगत विवरण बताने की आवश्यकता नहीं है, ये कथन सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। और दूसरा कथन है, अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट खुफिया और सुरक्षा संगठनों को सभी मामलों में सूचना प्रदान करने की छूट दी गई है। यहां पर यह बात गलत है। तो यहां पर पूछा जा रहा था क्वेश्चन नंबर 4 में कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है, और हमने देखा कि यहां पर आपका जो कथन 2 है वो गलत साबित होता है, और इसी के चलते क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। पहला कथन सही है और दूसरा कथन गलत है। आइए अब एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं जो कि 2011 में पूछा गया था। और क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति की दर में तेजी से वृद्धि को कभी कभी आधार प्रभाव, यानी कि यहां पर बात हो रही है बेस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। आधार प्रभाव क्या है? तो जैसा कि मैंने कहा, यहां पर बात हो रही है बेस इफेक्ट की, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आधार प्रभाव, उसके बारे में यहां पर पूछा गया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये बेस इफेक्ट है क्या। ये बेस इफेक्ट ज्यादातर मुद्रास्फीति या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जब जीडीपी का हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहां पर इसका यूज किया जाता है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। यहां पर कुछ दिनों पहले भारतीय रिजर्व बैंक और एनएसओ यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा यह बताया गया कि भारत की अर्थव्यवस्था 2020-21 में 7.5% और 7.7% अनुबंधित रहेगी, यानी कि उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसमें गिरावट आएगी। रिजर्व बैंक का कहना था कि भारत की अर्थव्यवस्था में 2020-21 में 7.5% की गिरावट आएगी और एनएसओ का कहना था कि 7.7% का गिरावट आएगा। ये उन्होंने अनुमान लगाया है। और इसके बाद यहाँ पर जो इस साल आर्थिक सर्वेक्षण आया उसमें ये कहा गया कि भारत 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें 11% की दर से आगे बढ़ेगा, यानी कि इस दौरान हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो 11% की दर से बढ़ेगी। आपने कभी नहीं सुना होगा पिछले 10-15 सालों में कि भारत की अर्थव्यवस्था 10 से ऊपर प्रतिशत से बढ़ रही है, और यहां पर बात हो रही है 11% की। तो आप सोचोगे कि एक ही साल में ऐसा क्या हो गया कि भारत का जो वृद्धि दर है वो 10% से ऊपर चला गया। लेकिन यहीं पर आपको समझना है कि बेस इफेक्ट क्या होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना के कारण हमारा जो लॉकडाउन था वो बहुत दिनों तक चला, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 है वो पूरा का पूरा लॉकडाउन में ही चला गया। यहाँ पर देश का जो जीडीपी था उसमें भारी गिरावट आई। अगर हम देखें तो जो रिजर्व बैंक कह रहा है या फिर जो एनएसओ कह रहा है उसके आधार पर अगर हम देखते हैं तो 2020-21 में अगर 7.7% की कमी होती है हमारे जीडीपी में तो यह जीडीपी 134 लाख करोड़ का हो जाएगा। यानी कि 2020-21 में जो भारत की जीडीपी है वो 134.4 लाख करोड़ की होगी। अगर हम 2019-20 का अगर हम अपना जीडीपी देखें तो वो जीडीपी है 145.7 लाख करोड़। यानी कि 2019-20 में भारत का जीडीपी था 145.7 लाख करोड़, लेकिन 20-21 में 7.7% की गिरावट आने के कारण यहां पर हमारा जीडीपी हो गया 134.4 लाख करोड़ का। अब यहां पर अगर 11% की वृद्धि होती है 2021-22 में तो यहां पर यह वृद्धि होने के बाद हमारा जो जीडीपी है वह 149.2 लाख करोड़ का हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम 2020-21 के मुकाबले बात कर रहे हैं तो 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में जरूर 11% की वृद्धि यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम 2019-20 की बात करें, उससे कंपेयर करें तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जो जीडीपी है वो 2019-20 के मुकाबले सिर्फ 2.4% ही इंक्रीज किया है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो यहां पर इसी को हम लोग कहते हैं बेस इफेक्ट। अगर हम 2020-21 से कंपेयर करें 2021-22 के अनुमान का
तो यहाँ पर दिखता है कि 11% की बढ़ोतरी होगी हमारे जीडीपी में। लेकिन अगर हम 19-20 से कंपेयर करें तो हमें साफ साफ ये पता चलता है कि बढ़ोतरी 11% की नहीं, सिर्फ 2.4% की है। यानी कि अगर आप कंपेयर करते हो ग्राफ को तो ये वी आकार का बनेगा। यहां पर है आपका 2019-20 और यहां पर है आपका 2021-22 और ये जो भी का जो निचला एरिया है वो है आपका 2020-21। यानी कि 2020-21 के मुकाबले तो ये जरूर 11% बढ़ा, लेकिन अगर हम कंपेयर करें 2019-20 के मुकाबले तो ये परसेंटेज सिर्फ और सिर्फ 2.4% की है। तो यहाँ पर जो वृद्धि देखने को मिल रही है वो सिर्फ और सिर्फ बेस के कारण देखने को मिल रही है। अगर हम बेस ईयर थोड़ा पीछे का ले लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे देश में जो जीडीपी के बढ़ने की दर है वो काफी कम है और इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं बेस इफेक्ट। यही इफेक्ट आपको मुद्रास्फीति में भी देखने को मिलती है। और यहाँ पर आइए देखते हैं अब प्रश्न को और इसके विकल्प को। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि आखिर ये बेस इफेक्ट क्या है। और अगर हम यहाँ पर सारे कथनों को पढ़ें तो कथन नंबर जो सी है वो बता रहा है कि यह मुद्रास्फीति दर की गणना पर पिछले वर्ष के मूल्य स्तरों का प्रभाव है और यही इसका आंसर होगा। तो आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2011 में पूछा गया था उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहां पर मैंने आपको बेस इफेक्ट को समझाने का प्रयास किया है बहुत ही आसानी से और आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। आइए अब आज के फैक्ट ऑफ द डे के बारे में चर्चा कर लेते हैं और आज हम चर्चा करेंगे कंपल्सरी रिटायरमेंट को लेकर के। यहां पर आज के पेपर में एक न्यूज भी आया था कि 13 आईपीएस ऑफिसर को जो है कंपल्सरी रिटायर्ड कर दिया गया है और इसी को लेकर के हम जानेंगे कि आखिर ये कंपल्सरी रिटायरमेंट क्या है। यहां पर केंद्र सरकार के द्वारा एक आदेश पारित किया गया था और यहां पर कहा गया था कि केंद्र अपने सभी विभागों के उन कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड की समीक्षा करेगा जिनकी नौकरी 30 साल से ज़्यादा की हो गई है, यानी कि वो नौकरी में 30 साल से ज़्यादा से काम कर रहे हैं और यहाँ पर उनके 30 साल का पूरा रिकॉर्ड का समीक्षा होगा। और अगर वे कर्मचारी अक्षम पाए जाते हैं या फिर भ्रष्ट कर्मचारी के रूप में उनकी पहचान होती है तो जनहित में उन्हें सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट से पहले उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा और इसे ही हम लोग बोल रहे हैं कंपल्सरी रिटायरमेंट। अगर हम नियमों की बात करें तो कर्मचारी के प्रदर्शन की समीक्षा मौलिक नियम 56J और 56I के तहत आयोजित की जाती है और केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के नियम 48(1)B के तहत जो सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट पाया जाता है या फिर अपने काम को सही तरीके से करने में अक्षम है उसे समय से पहले सेवानिवृत्त करने का अधिकार भी यहाँ पर दिया गया है और ऐसा जनहित को देखते हुए किया जा सकता है। इसी को आधार बना करके सरकार ने ऐसे बहुत सारे अधिकारी जो कि भ्रष्ट पाए गए या फिर अपने काम को करने में अक्षम पाए गए उन्हें समय से पहले रिटायर कर दिया गया। आशा करता हूं आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। अगर आपको ये डेली क्विज आपके एग्जाम की तैयारी में हेल्प करता हो तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करें, जरूर इसे शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।